नमस्ते बच्चों। आज हम भारत की खोज के अंतर्गत पढ़ेंगे भारत की विविधता और एकता। यह प्रकरण हम पढ़ेंगे। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बताया है कि किस तरह से भारत में अनेक विविधताएं होते हुए, बहुत डाइवर्सिटी होते हुए भी, संस्कृति, जाति, धर्म की भिन्नता होते हुए भी यहाँ एकता बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक कहते हैं, भारत की विविधता अद्भुत है, प्रकट है, वह सतह पर दिखाई पड़ती है और कोई भी उसे देख सकता है। तो क्या कहना है लेखक कि भारत की विविधता बहुत अनोखी है। अनोखी तो है बच्चों, क्योंकि अनेक धर्म जातियों के लोग रहते हैं। इतनी विविधता और किसी भी देश में नहीं पाई जाती, इतनी भाषा बोलने वाले लोग नहीं होते हैं। तो कह रहे हैं और प्रकट है, मतलब सामने से दिखाई भी देती है। विविधता बाहर से ही दिखाई देती है। कोई भी विदेश से आए तो देखेगा कि भारतवर्ष में कुछ अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह की विशेषताएं हैं। फिर कहते हैं इसका ताल्लुक शारीरिक रूप से भी है और मानसिक आदतों और विशेषताओं से भी है। और ये विविधता कैसी है कि जो लोग हैं अलग अलग धर्मों, जातियों या प्रांतों के, शारीरिक रूप से भी थोड़ी बहुत भिन्नता उसमें पाई जाती है। क्योंकि बच्चों जलवायु की भिन्नता से भी शारीरिक डील डॉल में, रंग में विविधता हो जाती है। तो ये विविधता भी दिखाई देती है और थोड़ी बहुत उनकी विशेषताएं, मानसिक आदतें भी अलग होती हैं। देखो क्या कहते हैं आगे। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिमी इलाके के पठान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता है। कह रहे हैं यदि हम बाहर से देखें तो उत्तर पश्चिम में जो पठान होता है, पठान जो हैं, और दक्षिण में, हमारे देश के दक्षिण में जो तमिल लोग हैं, वो बहुत कम समान दिखाई देंगे। उनके डील डॉल, रंग आदि सब कुछ हमें भिन्न दिखाई देंगे। उनकी नस्लें भिन्न हैं, लेकिन कह रहे हैं उनके भीतर कुछ समान सूत्र फिर भी हो सकते हैं। हालांकि यद्यपि उनके भीतर कुछ समान चीज़ें भी हो सकती हैं। वे चेहरे और शरीर गठन में, खाने और पहनावे में और भाषा में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उनकी भाषाएं अलग अलग हैं, खान पान की आदतें अलग अलग हैं, क्योंकि जलवायु अलग है, मौसम अलग है, तो खाने पीने की आदतें तो अलग अलग होना स्वाभाविक ही है। ये सब कुछ कह रहे हैं अलग हो जाता है। ऐसे ही उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया की गमक तो है ही, वहाँ के बहुत से रीति रिवाज भी क्या हैं, जैसे कश्मीर के भी हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाते हैं। क्या कह रहे हैं लेखक कि उत्तर पश्चिमी के जो सीमांत प्रदेश हैं वो मध्य एशिया के देशों की तरह रखते हैं। वहाँ के बहुत से रीति रिवाज, या कश्मीर के रीति रिवाज भी किसकी तरह लगा करते हैं, कह रहे हैं हिमालय के उस पार जो देश हैं, क्योंकि वो उनके नज़दीक हैं। बस सीमाएं बदलने से फ़र्क नहीं पड़ता। क्या है, एक सी जलवायु में जो लोग रह रहे हैं, भले ही सीमाएं बदल गई, थोड़े सीमा पार हो गए, तो उससे चीज़ें बदलती नहीं हैं। तो कह रहे हैं उत्तर पश्चिम के जो लोग हैं उनकी आदतें किसकी तरह हैं, अपने ही आसपास के जो देश हैं उनके एकदम पड़ोसी, उनकी तरह की उनकी आदतें होती हैं। कह रहे हैं पठानों के जो लोक प्रचलित नृत्य रूसी कोजक नृत्य शैली से मिलते हैं। तो पठानों के जो नृत्य हैं, अपने पास के जो रूस के उनके देश हैं कई, उनकी तरह के रूसी कोजक शैली के नृत्य हैं। फिर कहते हैं इन तमाम भिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप वैसी ही स्पष्ट है जैसे तमिल पर। कह रहे हैं यद्यपि इनकी आदतें क्या हैं, अपने पड़ोसी देशों से भी मिलती हैं, क्योंकि वो उनके नज़दीक हैं, उनके तरह की भौगोलिक स्थिति में है, उनकी तरह की जलवायु में है, लेकिन फिर भी इनमें छाप किसकी है, भारतीयता की छाप पठानों में भी वैसी जैसी कि किस पर, तमिल पर। इसमें कोई अचरज नहीं, क्योंकि सीमा के प्रदेश और साथ ही अफगानिस्तान भी भारत के साथ हज़ारों वर्ष से जुड़े रहे हैं। कह रहे हैं जो ये, जैसे अफगानिस्तान भी बच्चों पहले आप जानते हैं भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान तो जानते हैं आप, ये जिस समय भारत देश आज़ाद हुआ है उस समय भारत का विभाजन होकर भारत और पाकिस्तान बने हैं। तो इन यहाँ के लोगों की आदतें, व्यवहार, कई संस्कार, परंपराएं एक सी होना स्वाभाविक है। कह रहे हैं कि ये जो सीमा के प्रदेश हैं इनकी कई चीज़ें अभी भी आपस में मिलती हैं। आगे बताते हैं, ये पुराने तुर्क और दूसरी जातियां जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थी। मध्य एशिया में बच्चों रूस के कई देश आते हैं, फिर लद्दाख वगैरह आता है, रूस के देश काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब देश आते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर जो कुछ तुर्क लोग थे और कुछ जो जातियाँ थी, ये भारत में मुस्लिमों के आक्रमण के पहले या इस्लाम धर्म के आने से पहले ये लोग बौद्ध थे। और बौद्ध धर्म अपनाने से पहले भी ये लोग क्या थे, हिंदू थे। हिंदू धर्म था। हिंदू धर्म को छोड़कर इन लोगों ने क्या अपनाया, हिंदू धर्म में कुछ कमज़ोरियाँ आ गई, कुछ विकृतियाँ आ गई, जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव होने लगा, छोटा या बड़ा समझा जाने लगा, तो बौद्ध बन गए। और बौद्ध बन गए, उसके बाद मुग़ल काल आया। मुग़ल काल में कई बार क्या हुआ, धार्मिक रूप से धर्म बदले भी गए, तो ये इस्लाम बन गए। या
कई कई समुदायों ने भी दूसरा धर्म धारण कर लिया। तो कह रहे हैं ये लोग पहले हिंदू ही थे। ठीक है। सीमांत के क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में, तो कह रहे हैं अभी भी जो भारत के सीमा प्रदेश हैं ये भारतीय संस्कृति के क्या हैं, ये प्रमुख केंद्र हैं। यहाँ पर भारतीय संस्कृति की हमें छाप दिखाई देती है। प्रमुख केंद्र होने का मतलब क्या है कि भारतीय संस्कृति की कई चीज़ें हमें वहाँ मिलती हैं। देखो ये क्या क्या चीज़ें हैं बच्चों, आपसे पूछा जाए यदि सीमांत क्षेत्र में प्राचीन भारतीय संस्कृति के क्या अवशेष हैं, तो ये क्या हैं, स्मारक हैं, वहाँ पर मठ हैं, बौद्धों के समय के मठ हैं जो उनके पूजा स्थल होते हैं, उनके ढेरों ध्वस्त अवशेष हैं, मतलब टूटे फूटे अवशेष उनके बने हैं। और यहाँ पर बच्चों एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय, उसके अवशेष भी हैं। इस समय ये भारत में नहीं है, लेकिन प्राचीन काल में जब ये बना था उस समय ये भारतवर्ष में ही था। तो किसके अवशेष भी हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय के भी हैं। अभी है ये पाकिस्तान में रावलपिंडी के पास। और उस समय का बच्चों, अपने समय का ये क्या था, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। जिस समय सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया था उस समय का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय ही था। और मुख्यतः चिकित्सा शास्त्र का यहाँ पर अध्ययन किया जाता था। ठीक है। चाणक्य जैसे बड़े राजनीतिज्ञ ने यहाँ पर शिक्षा पाई थी, पाणिनि, चंद्रगुप्त, सब ने शिक्षा पाई थी। चाणक्य ने तो यहीं पर शिक्षा पाई और उसके बाद यहीं पर वो गुरु भी बन गए। तो इस तरह से ये सारे भारतीय संस्कृति के अवशेष हैं इन सीमांत के क्षेत्रों में। ठीक है। ये अपनी इसके लिए लिखा है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय अपनी प्रसिद्धि की किस्में था, चरम सीमा पर था, बहुत प्रसिद्ध था कहने का मतलब है। ठीक है। हजारों विद्यार्थी यहाँ पर एशिया के विभिन्न भागों से शिक्षा प्राप्त करने आते थे। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं धर्म परिवर्तन से अंतर ज़रूर आया, पर उन क्षेत्रों के लोगों ने जो मानसिकता विकसित कर ली थी वह पूरी तरह नहीं बदली। तो कह रहे हैं यद्यपि यहाँ के लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया या हुआ, तो उनसे मानसिकता तो पूरी तरह से नहीं बदल सकती, धर्म तो कहने के नाम पर बदल गया। ठीक है। तो ये बताना चाह रहे लेखक कि भले ही भारत के अलग अलग हिस्सों में लोग रहते हैं, उनकी आदतें, शारीरिक बनावट अलग अलग है, फिर भी कहीं ना कहीं वो क्या है, एक है। अब देखो लेखक ने कैसा उदाहरण लिया, एक उदाहरण लिया पठान का, एक तमिल का, जो कि भारत के दो छोर हैं। तो लेखक कह रहे हैं पठान और तमिल तो चरम उदाहरण हैं। ये तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, कह रहे हैं जो बिल्कुल भिन्न हैं। बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच में है, अलग अलग इसके बीच में इतने प्रांत हैं। तो कह रहे हैं उन लोगों में भी कुछ कुछ भिन्नताएं भी हैं और कई समानताएं भी हैं। सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं, पर सब में गहरी छाप किसकी पाई लेखक ने, भारतीयता की पाई। ठीक है। यह जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली है कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषाभाषी जनता से बसा हुआ विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अपनी अलग पहचान बनाए रहा। तो कह रहे हैं बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने लोग हैं, बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, कई लोग हैं, अनेक किसके हैं, धर्मों के, जातियों के, अनेक प्रांतों के लोग हैं, लेकिन फिर भी वो क्या बने रहे, एक बने रहे। तो ये बच्चों बहुत बड़ी बात है कि इतनी विविधता में भी एकता बनी रही। इसके बावजूद इन सब के गुणदोष कमोबेश एक से, कह रहे हैं फिर भी इनके गुणदोष एक से लगते हैं। इस सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, पुरानी परंपराओं से मिलती है। साथ ही कह रहे हैं ये पूरे दौर में भारत के में जितनी भी उथल पुथल मची, आक्रमणकारी आए, भारत गुलाम हुआ, ये हमेशा क्या बने रहे, भारत बने रहे, ये क्या भारतीय बने रहे। इनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी। ठीक है। कह रहे हैं प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत भी अपने आप में एक दुनिया थी। चीन अभी भी जैसे चीन अपने आप में एक दुनिया है, तो कैसे हैं भारत भी अपने आप में एक दुनिया थी। फिर बताते हैं, देखो विदेशी प्रभाव आए और अक्सर उस संस्कृति को प्रभावित करके उसी में जज्ब हो गए। विदेशी प्रभाव आए, विदेशी प्रभाव का मतलब है, आपको पता है कि भारत में समय समय पर आक्रमणकारी आते रहे हैं उत्तर पश्चिमी दर्रों से। तो ये आक्रमणकारी आते तो रहे हैं कह रहे हैं, लेकिन ये भारत को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाए। भारत की संस्कृति को इन्होंने प्रभावित किया और बाद में उसी में समा गए। जैसे आपने देखा होगा कि मुगल काल का भी एक लंबा दौर भारत में रहा है, अच्छा शासनकाल भी रहा है अनेक शासकों का, अकबर हो गए, जहांगीर हो गए, शाहजहां, इन सब का। अकबर तो अपने आप में एक बहुत अच्छे शासक माने जाते हैं। तो कह रहे हैं विदेशी लोग यद्यपि आए, लेकिन भारतीय संस्कृति को इन्होंने अपने अंदर ही अपना लिया, समाहित कर लिया, जज्ब कर लिया, यानी समाहित कर लिया। और जब भी कभी ऐसा हुआ कि कुछ विघटन करने वाले तत्व आए जो कि भारत को तोड़ना चाहते थे, तो क्या
हो गया, लोगों ने उनको हटाया और सामंजस्य खोजने का प्रयास किया, एडजस्टमेंट करने का प्रयास किया। ठीक है, तो कह रहे हैं कि भारत के लोगों ने प्रारंभ से ही किसकी बात हमेशा रखी अपने मस्तिष्क में? एकता की। एकता का स्वप्न हमेशा अपनी जगह बनाए रखा, और ये एकता कहीं बाहर से नहीं आई थी बल्कि इनके अंदर थी। उसके अलावा देखो, जब बच्चों अलग अलग रीति रिवाजों और परंपराओं के लोग होते हैं तो उन लोगों में आपस में क्या होना चाहिए? एक दूसरे के धर्म, जाति, संस्कृति के प्रति सहिष्णुता। सहिष्णुता यानी सहनशीलता होनी चाहिए कि हम उनके त्योहारों को साथ में मिलकर मनाएं, साथ में मिलकर हम संस्कृतियों के बारे में बातचीत करें। तो ऐसी सहिष्णुता भी भारत के अंदर हमेशा रही, इस बात को लेखक कह रहे हैं बच्चों। तो हमने देखा कि लेखक ने कैसे बताया कि बहुत विविधता होते हुए भी भारत में एकता बनी हुई है। इसका अगला अंश हम अगली क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। धन्यवाद।